Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. आखिरकार वो दिन आ ही गया। ना जाने कितनों ने इस दिन के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, चाहे वो 23 साल के बहादुर भगत सिंह हो, अपने नन्हे से बच्चे को पीठ पर बांधे रानी लक्ष्मीबाई हो, या 27 साल के अशफाकुल्ला खान हो। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी सिर्फ इस दिन के लिए वो दर्दनाक, अंधेरी, दिल दहला देने वाली काला पानी की जेलों में गुजार दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पर क्या ये वही आजादी थी जिसके लिए पिछले 100 सालों में अनगिनत लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेजों के सामने डट कर खड़े थे? क्या ये वही आजादी थी जिसके लिए जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हजारों औरतें, बेजुबां बच्चे और निहत्थे लोगों को बड़े ही बेरहमी से शहीद कर दिया गया था? ये वो आजादी तो बिल्कुल नहीं थी जिसके सपने लोग ना जाने कितने सालों से देखते आ रहे थे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में। कल तक ये सोचकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आखिरकार 200 सालों के अनगिनत बलिदान के बाद हमने अंग्रेजों को अपने देश से भागने पे मजबूर कर दिया। आखिरकार अब हमारी जन्मभूमि पूरी तरह हमारी होगी। अब हम आजाद होने वाले हैं। पर ये गरीब मासूम लोग इस बात से अनजान थे कि ये आजादी वो आजादी नहीं होने वाली है जो ये सोच रहे थे, बल्कि ये आजादी उनकी पूरी वजूद मिटाने वाली है। ये आजादी अपने साथ एक ऐसी दर्द लाने वाली है जिसकी जख्म शायद कभी न भर पाए। मेरी वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के 70 के पैदा की, फिर मेरे भाई को, मेरे ब्रदर को, उसको भी ऐसे काट के फेंका। अभी भी मैं याद करती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। साढ़े वास्ते एक नवी गल सी कि सदियां तो असीं उत्थे लोग रह रहे सन कि होया की है। हमें आजादी तो मिली पर हमारी जन्मभूमि को कई टुकड़ों में बांटा जाने वाला था। 3 जून 1947 के दिन एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पूरे देश में खलबली सी मच जाती है। कल तक जो ये सोचकर खुश थे कि अब हम खुलकर जी पाएंगे, आज बदकिस्मती से उनका वो यादों से भरा घर बॉर्डर के दूसरी तरफ पड़ जाता है। वो गली जिनमें उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा था, अब वो पराया हो जाता है। एक तरफ दिल्ली में नेहरू जी लाल किले पे खड़े होकर आजाद हिंदुस्तान की फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जिन्ना फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, और इन दोनों के बीच बेचारे 1.5 करोड़ लोग भूखे नंगे सड़कों पे चले जा रहे थे, अपनी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर एक ऐसे सफर पे निकल पड़े थे जिसे आज 78 साल बाद भी जब आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबको मार दिया। उस पूरे ट्रेन के डिब्बे में एक लड़की बची, वो मेरी ताई जी की भांजी थी, वो भी लाशों के ढेर में गिर गई। पर एक सवाल मुझे ना जाने कितने सालों से परेशान करता आ रहा है, क्यों हमारे इस देश को टुकड़ों में बांट दिया गया? क्या गलती थी उन 10-15 लाख मासूम लोगों की जो हर रोज हमारे देश की आजादी के सुनहरे सपने देखा करते थे? ये सोच कर खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ करता था कि कैसा होगा हमारा आजाद देश। पर उनके लिए यह आजादी का ख्वाब बस एक ख्वाब ही रह गया। उल्टा इस आजादी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया और आखिर में उनकी जान भी। कौन थे वो लोग जिन्होंने पार्टीशन करवाया? आखिर इस पार्टीशन के पीछे कारण क्या था? और पिछले 2 महीनों से सैकड़ों आवर्स रिसर्च करने के बाद फाइनली आज इतिहास का वो ब्रूटल कहानी पूरी शुरुआत से आप सबको सुनाने वाला हूँ, जिसको हर एक इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सिटीजन्स को जानना जरूरी है। ये है द ब्रूटल स्टोरी ऑफ पार्टीशन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना जाने कितनी स्टोरीज है जो दुनिया के सामने शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी एडिटिंग ना आने के कारण वो स्टोरी आपके अंदर ही दबकर रह जाता है। तो उनके लिए मैं आज लॉन्च कर रहा हूं अपना 3D इमेज एनिमेशन टेम्पलेट। ये एनिमेशन आपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा और आज से सेम एनिमेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्री में भी कर सकते हो, और वो भी विद इन सेकेंड्स। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से इमेज को आपको एनिमेट करना है, और उसके बाद मेरे दिए गए टेम्पलेट पे उस इमेज को आप ड्रॉप करोगे, आपका इमेज खुद ब खुद एनिमेट हो जाएगा। इस टेम्पलेट के अंदर आप
आपको मैं अपना एक ट्यूटोरियल वीडियो भी दूंगा जिसमें मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इस टेम्पलेट को यूज करना है। बेहतर यही होगा कि आप इसको खुद से सीखें और सीख कर खुद से ये एनिमेशन बनाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप वक्त अपना बचाना चाहते हो और चाहते हो कि आपका एनिमेशन प्रोफेशनल लगे देखने में, तो आप जरूर इस टेम्पलेट को परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। साथ ही अगले 48 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट भी है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो इंडिया, जिससे कि आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर आप जाएं और जाकर इस टेम्पलेट को परचेस करें। तो अब बिना देर किए इस डॉक्यूमेंट्री को कंटिन्यू करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अरब के बीच सदियों से सिल्क, स्पाइसेस एंड प्रीशियस मेटल्स वगैरह का ट्रेड चला आ रहा था। साल था 610 एडी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्रॉफिटहुड का ऐलान करते हैं और धीरे धीरे अरब में इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। तो जो ट्रेडर्स इंडिया आया करते थे अरब से, अब वो भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुके थे और इस तरह इस्लाम का इनिशियल एंट्री होता है मालाबार कोस्ट के रीजन में। केरला के टूरिज्म वेबसाइट की माने तो ईयर 628 एडी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला मॉस्क बनाया जाता है, जिसका नाम होता है चेरामन जुमा मस्जिद, जो आज केरला के कोडुंगलूर सिटी में लोकेटेड है। और माना जाता है कि सबसे पहली कम्युनिटी जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया था वो थे केरला के मप्पिलास कम्युनिटी। बाय द वे, इस डॉक्यूमेंट्री में मैं जो भी चीज बता रहा हूँ या जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीजें सोर्सेस पे बेस्ड है और वो सारे सोर्स को आप खुद से पढ़कर वेरीफाई कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में इस्लाम का अराइवल ट्रेडर्स के थ्रू होता है, बट नॉर्थ पार्ट का हिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द बुक चचनामा, साल होता है 712 एडी। श्रीलंका से कुछ शिप्स अरब जा रहा होता है, जिसे देबाल, जो भी पाकिस्तान के कराची के पास का एरिया है, वहाँ के पायरेट्स लूट लेते हैं और उन शिप्स में जो मुस्लिम वुमेन्स होती है उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। उनमें से एक वुमेन वहाँ से भागने में सक्सेसफुल रहती है और हज्जाज, जो कि उमैयद डायनेस्टी का गवर्नर था, उसे एक लेटर लिखती है जिसमें वो इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करती है एंड हज्जाज से मदद की रिक्वेस्ट करती है। अब देबाल उस वक्त सिंध के राजा दहिर का टेरिटरी था, तो हज्जाज राजा दहिर को एक लेटर लिखता है कि भाई जो शिप्स को लूटा गया है उसे छोड़ दो। लेकिन राजा दहिर हज्जाज को एक रिप्लाई में लिखता है कि ये देबाल के पायरेट्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब हज्जाज को ये लेटर मिलता है तो वो गुस्से में आकर एक आर्मी की टुकड़ी भेज देता है और ऑर्डर करता है कि सिंध को इन्वेड करके आना है, जिसका लीडरशिप उबैदुल्ला को दिया जाता है। लेकिन ये आर्मी नाकाम रहती है और उबैदुल्ला मारा जाता है। हज्जाज गुस्से में आकर दोबारा आर्मी भेजता है। इस टाइम उस आर्मी का लीडर होता है बुदैल। फिर से लड़ाई होती है और इस बार फिर ये हार जाते हैं और बुदैल मारा जाता है। हज्जाज हार मारने को तैयार नहीं था। ये फिर से तीसरी बार आर्मी भेजता है। इस बार उनका लीडर एक 17 साल का कमांडर मोहम्मद बिन कासिम होते हैं और इस बार ये लोग राजा दाहिर को हरा देता है और सिंध को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पहली बार किसी ऐसी डायनेस्टीज का एंट्री होता है जिसके रूलर इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। राजा दहिर एंड हज्जाज के बीच में जो फाइट होता है, ये फाइट तो फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे जो पूरा पायरेट्स वाला स्टोरी है, इसको लेकर हिस्टोरियंस के बीच में काफी डिबेट है। जब 1228 साल बाद जिन्ना पाकिस्तान की मांग करते हैं तो वो ये चीज भी मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को इन्वेड किया था। सिंध को गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। इवन आज पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में मोहम्मद बिन कासिम को फर्स्ट पर्सन ऑफ पाकिस्तान रिफर किया जाता है। खैर, अगले 200 साल तक सिंध उमैयद एंड देन उसके सक्सेसर अब्बासी डायनेस्टी के कंट्रोल में रहता है। इस दौरान कई बार कोशिश की जाती है कि हिंद के और अंदर आया जाए, बट उसमें वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। साल 1000 एडी आता है और अब तक साउथ एशिया का कंट्रोल अरबों के हाथ से निकलकर तुर्किक डायनेस्टीज के हाथों में चला जाता है। उनमें से एक डायनेस्टी थी गजनवीद डायनेस्टी। साल होता है 1001 एडी और गजनवीद डायनेस्टी के रूलर महमूद गजनी की नजर पड़ती है पंजाब पर और उस वक्त पंजाब जिस डायनेस्टी के अंदर आता था उसका नाम था हिंदू शाही एंड 1001 एडी के दौरान इसके रूलर थे राजा जयपाल। अब दोनों की आर्मी का आमना सामना होता है पेशावर में और फिर बैटल ऑफ पेशावर होता है जिसमें महमूद गजनी जीत जाता है और इस तरह फर्स्ट टाइम पंजाब ऐसे डायनेस्टी के कंट्रोल में आता है जिसके रूलर इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। साल 1186 एडी आते आते घोर रीजन, जो कि आज के अफगानिस्तान में लोकेटेड है, वहाँ एक और ग्रुप धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है घुरिद डायनेस्टी और इसी डायनेस्टी से बिलोंग करता है मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिसे आज हम इंडियन हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। साल 1186 एडी में मोहम्मद गौरी गजनवीद डायनेस्टी के रूलर खुसरो मलिक को उखाड़ फेंकता है। 13वीं सदी में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था जिसका नाम था ख्वारज़मियन एम्पायर। अब अगर घुरिद को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में मोहम्मद गौरी ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें हिंद की तरफ अपना एक्सपेंशन करना चाहिए। तो घुरिद आर्मी भटिंडा को कैप्चर कर लेती है, पर ये टेरिटरी चहमना एम्पायर के अंदर आता था और उस वक्त उसके राजा थे पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान निकल पड़ता है घुरिद आर्मी से लड़ने
के लिए और भटिंडा को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। दोनों की आर्मी मिलती है तराइन में और फिर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है जिसमें मोहम्मद गौरी पूरी तरह हार जाता है। लेकिन पृथ्वीराज यहाँ एक गलती कर बैठता है, वो मोहम्मद गौरी को जान से नहीं मारता है। एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से वापिस आता है और इस बार फिर उसी तराइन के फील्ड में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी जाती है। इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है और इस तरह हिंद के सेंटर में अब ऐसे डायनेस्टीज का रूल शुरू हो जाता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। साल 1206 में मोहम्मद गौरी के असैसिनेशन के बाद उनके कुछ स्लेव्स मिलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखते हैं। लगभग 300 साल तक अलग अलग मुस्लिम डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत पर रूल करती है। साल 1330 से 1335 के दौरान अंडर तुगलक डायनेस्टी ये सारा पार्ट दिल्ली सल्तनत के अंदर आ जाता है। साल होता है 1526 एडी और तुर्की का एक प्रिंस जिसका नाम था बाबर, वो अपने साथ 12,000 की आर्मी लेकर निकल पड़ता है दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने। पर पानीपत में उसका सामना होता है दिल्ली सल्तनत के रूलर इब्राहिम लोदी के 1 लाख आर्मी से और फिर लड़ी जाती है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर की जीत होती है और बैटल में लगभग इब्राहिम लोदी की 20 से 50,000 आर्मी मारी जाती है और इस तरह बाबर एस्टेब्लिश करता है मुगल डायनेस्टी जो लगभग 300 साल तक चलती है। तो इन 1000 सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ऐसे डायनेस्टीज का रूल रहा जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे, जिसके कारण इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक आइडियाज को साउथ एशिया में स्प्रेड होने का एक ग्राउंड मिल जाता है और इस 1000 सालों में इस्लाम रिलीजन मानो इस हिंदुस्तान के कल्चर में घुल मिल सा गया और ऐसा घुल मिल गया कि बहुत सारी रिचुअल्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स में आपको ऐसी दिखेगी जो हिंदू कम्युनिटी से काफी मिलती है। हालांकि वो रिचुअल्स आपको वर्ल्ड के बाकी मुस्लिम कम्युनिटीज में कहीं नहीं मिलेगी। तो आज जो मुस्लिम्स आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देख रहे हो, मेजॉरिटी वो हैं जिनके एंसेस्टर्स हजारों साल पहले इसी लैंड में पैदा हुए थे पर वो इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे। अब कैसे और क्यों कन्वर्ट हुए थे इसको लेकर लोग 2 ग्रुप्स में बटे। एक ग्रुप ये मानता है कि ये अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स क्योंकि मुस्लिम्स थे और इन्होंने लगभग 1000 साल रूल किया तो धीरे धीरे लोग इस्लाम के कल्चर को समझने लगे और सूफी मिशनरीज को भी एक अच्छा मौका मिल गया अपने रिलीजन के बारे में बताने का। कुछ लोग दरबार में अच्छी पोस्ट पे नौकरी मिलने की लालच में कन्वर्ट हो गए, वहीं कुछ लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण कन्वर्ट हो गए और कई सोल्जर्स जो बैटल में हार गए थे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिए गए थे वो अपने सजा से बचने के लिए कन्वर्ट हो गए थे। वहीं एक ग्रुप ये मानता है कि लोगों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के बगैर कन्वर्ट कराया गया और अगर वो कन्वर्ट नहीं होते तो उन्हें मार दिया जाता। अब ऐसा नहीं है कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। हिस्ट्री में ऐसी कुछ इंसिडेंट्स मिलती है जहाँ पे राजाओं ने अपने डोमिनेंस के लिए, अपने अपोनेंट की इंसल्ट करने के लिए अपोनेंट के रिलीजियस प्लेसेस को तोड़वाया है और लोगों पे अपनी रिलीजन फोर्सफुली इंपोज किया है। और ऐसा किंग सभी रिलीजन के मिल जाएंगे पर इनका नंबर बहुत ही कम है। आप ही सोचिए, आजादी को 78 साल हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 के दिन इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस करती कि इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको फोर्सफुली हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट करना है और जो कन्वर्ट नहीं होते उन्हें मार देना है। आपको क्या लगता है 78 साल बाद आज इंडिया में एक भी मुस्लिम जिंदा रह पाते? तो अब आप ही सोचिए, 1000 सालों तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मुस्लिम्स का मोनार्की रूल चला। ऐसे में अगर रूलर्स ये मिशन लेकर चलते कि मुझे सारे लोगों को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना है और जो कन्वर्ट नहीं होते उन्हें मार देना है, तो क्या आज इस्लाम के अलावा कोई और रिलीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बचता? पर फैक्ट ये है कि 1872 में जब ब्रिटिश इंडिया का पहला सेंसस कराया गया तो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन था 21.45% और ये डेटा आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिलाकर था। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपका कॉमन सेंस जिस बात को एक्सेप्ट करे आप उसे मान सकते हो। तो कंक्लूजन ये है कि ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने से पहले हिंदुस्तान के अंदर लोग 2 मेजर रिलीजन्स में बट चुके थे, हिंदू एंड मुस्लिम्स। पर सवाल ये है कि हजारों सालों से साथ तो रह ही रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 20वीं सदी आते आते इस देश को टुकड़ों में बांटना पड़ गया? और हिंदू हो या मुसलमान, उनके एंसेस्टर्स तो इसी जमीन पर पैदा हुए थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा नफरत बढ़ गया कि अपने इस जन्मभूमि को इस तरह बर्बाद कर दिया? साल था 1608 जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप सूरत के पोर्ट पे लैंड करती है। आए तो थे वो इंडिया स्पाइसेस का ट्रेड करने, पर उन्हें पता चला कि इंडिया में सिर्फ स्पाइसेस ही नहीं है बल्कि यहाँ बहुत वेल्थ है और ये देश एक सोने की चिड़िया है। साथ ही मुगल डायनेस्टी के अंदर आपसी मतभेद और अय्याशियों के कारण धीरे धीरे कमजोरी आने लगी थी। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लेती है। जिस तरह टर्किश रूलर्स ने आकर अपने कल्चर एंड एजुकेशन को प्रमोट किया था, ठीक इसी तरह अब अंग्रेज आकर वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन
एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। साल आता है 1835 और लॉर्ड मकाउले इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस कर देता है, जिस एक्ट में वो अरबिक एंड संस्कृत की बेइज्जती करता है और वो एक ऐसी ग्रुप ऑफ इंडियंस को तैयार करना चाहता था जो सिर्फ अपने स्किन से इंडियंस दिखे, लेकिन उनका सोच, रहन सहन सब अंग्रेजों जैसा हो। लेकिन इस बदलते वक्त को हिंदुस्तान की दो बड़ी कम्युनिटी ने बिल्कुल अलग तरीके से एक्सेप्ट किया। हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने इस बदलाव को अडेप्ट कर लिया और जिस तरह इससे पहले के रूलर्स के जमाने में उन्होंने उनके लैंग्वेजेस को सीखा था, ठीक उसी तरह अब वो इंग्लिश सीखना शुरू कर देते हैं। पर मुस्लिम कम्युनिटी जो अभी अभी रूलर्स थे और उनका सदियों से चला आ रहा राज अब अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, तो उनके अंदर अंग्रेजों को लेकर नफरत कहीं ज्यादा थी। इसीलिए वो उनके इस कल्चर और इंग्लिश एजुकेशन को पूरी तरह बॉयकट करते हैं। जहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग इंग्लिश को समझते थे और ब्रिटिश के दफ्तरों में अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले रहे थे, वहीं मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरह पिछड़ जाती है। ना ही इनके अंदर इंग्लिश एजुकेशन होती है जिससे कि इन्हें गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम मिल सके और ना ही इनका कम्युनिटी ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स डेवलप कर पाता है। साल आता है 1857 और अंग्रेजों के द्वारा ये वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस करना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज करके इंडियन रूलर्स का टेरिटरी छीन लेना, सती को बैन कर देना, वीडियो रीमैरिज एक्ट को पास कर देना और अरबिक एंड इस्लामिक कल्चर्स को पूरी तरह साइडलाइन कर देना। अंग्रेजों का लिया गया ये सारा एक्शन इंडिया के लोगों के दिलों में उनके खिलाफ एक नफरत भर रहा था, जो 1857 के रिवॉल्ट के रूप में बाहर आता है। ये रिवॉल्ट उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को हिलाकर रख देती है। उस वक्त इंडिया में कुल 40,000 अंग्रेज रह रहे थे और इस रिवॉल्ट ने उनकी आबादी को 15% कम कर दिया था, यानी 6,000 अंग्रेजों को रिवॉल्ट के दौरान मार दिया गया। इस रिवॉल्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, जो इस बात की प्रूफ है कि 1857 तक हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में उतना ज्यादा नफरत नहीं था जो नफरत आने वाले 90 सालों के अंदर पैदा किया जाना था। इस रिवॉल्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं। इवन सारे हिंदू लीडर्स मिलकर बहादुर शाह 2 को अपना इंपरर चुनते हैं। बहादुर शाह 2 का इंपरर बनना ब्रिटिशर्स को ये मैसेज देता है कि मुस्लिम्स हमारे लिए खतरा है और साथ ही ये रिवॉल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है कि अगर इस कंट्री पे रूल करना है तो पहले हमें इनकी एकता को, इनके यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा, जिसका प्रूफ हमें आगे चल के ब्रिटिशर्स के बहुत सारे पॉलिसी एंड डिसीजंस में मिलने वाला है। उस वक्त एक शख्स जिनके 4 फादर्स मुगल दरबार में काफी जाने माने पोस्ट पे रहा करते थे, पर मुगलों की डूबती कश्ती को देखते हुए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। वो थे सर सैयद अहमद खान। उसी साल वो एक बहुत ही फेमस पैम्फलेट लिखते हैं, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जिसमें वो ब्रिटिश के इस नजरिए को कि मुस्लिम्स उनके लिए खतरा है और ये रिवॉल्ट मुस्लिम्स लीडर्स ने ही किया, इस बात को रिजेक्ट करते हैं और इस रिवॉल्ट का कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज को बताते हैं। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश रूल के दौरान मुस्लिम्स के पिछड़ते कंडीशन को समझ चुके थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को भी इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन सीखना चाहिए ताकि वो भी डेवलप कर पाए और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा काम भी किया आगे चल के। और दूसरी चीज वो चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखे। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बड़े सपोर्टर थे। एक बार उन्होंने कहा था, I look to both Hindu and Muslims with the same eyes and consider them as my own eyes. We Hindus and Muslims live together under the same soil and under the same government. Our interests and problems are common and therefore I consider the two factions as one nation. पर वो इस बात से अनजान थे कि कुछ सालों बाद वो खुद इसके कंप्लीटली अपोजिट स्पीच देने वाले हैं। पर इन कुछ सालों में ऐसा क्या होने वाला था जो उनका ये ओपिनियन पूरी तरह बदल देता है, आइए समझते हैं। साल आता है 1872 और ब्रिटिश इंडिया अपना पहला सेंसस डेटा रिलीज करता है। इस सेंसस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंडिया में हिंदू धर्म को मानने वाले कुल 73.07% लोग थे और इस्लाम धर्म को मानने वाले 21.45% लोग थे। अब इस सेंसस के डेटा ने दोनों कम्युनिटी के अंदर एक हलचल मचा दी। मुसलमानों को लगने लगा कि हमारी तादाद तो 1/3 भी नहीं है। अब एक तो इंग्लिश एजुकेशन को नहीं अपना पाने के कारण काफी पीछे छूट चुके थे और दूसरी तरफ पॉपुलेशन के मामले में भी इनकी तादाद बहुत कम थी। ये दोनों चीज मिलकर मुसलमानों के अंदर कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी डेवलप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को लगने लगा कि मुसलमानों की तादाद तो काफी बढ़ गई है और ये बात भी फैक्ट थी कि इनमें से मेजॉरिटी वो थे जिनके एंसेस्टर्स हिंदू हुआ करते थे। साल आता है 1875 और बढ़ते मुस्लिम्स की आबादी को देखकर और हिंदू कम्युनिटी के वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है, आर्या समाज, जिसके फाउंडर होते हैं दयानंद सरस्वती। आर्या समाज कंप्लीटली इस्लाम के अगेंस्ट थी और खुलकर इस्लामिक स्क्रिप्चर और प्रॉफिट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। उनके अकॉर्डिंग इस्लाम का कोई वैलिड फाउंडेशन नहीं है और ऐसे रिलीजन को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। आर्या समाज बहुत सारी मूवमेंट्स भी लॉन्च करती है। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, जो कि ऑब्वियसली मुस्लिम्स के बिलीफ से डायरेक्टली टकराने वाली बात थी, जिसके कारण बहुत सारी कम्युनल राइट्स होना शुरू हो जाता है। खासकर बकरीद के दिन राइट्स होना कॉमन था। दूसरी मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया था सुद्दी मूवमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव था लोगों को वापस से हिंदू रिलीजन में रिवर्ट
कन्वर्ट करवाना। एंड ये मूवमेंट जोरों से चल रहा होता है। इसी के साथ 1867 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर भी एक डिमांड शुरू हो गई थी कि उर्दू को हिंदी से रिप्लेस कर देना चाहिए। इन सारे इंसिडेंट्स के कारण मुसलमान, जिनके अंदर पहले से ही एजुकेशन में पिछड़ जाने के कारण, गवर्नमेंट पोस्ट्स पे ना होने के कारण और पॉपुलेशन में भी पीछे रह जाने के कारण ऑलरेडी एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही थी। आर्य समाज के ये सारे एक्शन से वो इनसिक्योरिटी अब एक यकीन में बदल जाती है। मुसलमानों को लगने लगता है कि उनके रिलीजन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। साल होता है 1885, जब एक ऐसी पार्टी की नींव रखी जा रही थी जो इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदलने वाला था। ये पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि खुद को एक नेशनल पार्टी यानी हिंदुस्तान के सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी बताती है। पर क्योंकि मोस्टली इनके लीडर्स हिंदू थे, देन अगेन ये चीज मुसलमानों के अंदर बिल्ड हो रही इनसिक्योरिटी को और मजबूत कर देती है। इन सब का नतीजा होता है साल 1888 मेरठ में दिया गया वो सर सैयद अहमद खान का हिस्टोरिकल स्पीच। The second thing is this, that some Hindus, I do not speak of all the Hindus but only of some, think that by joining the Congress and by increasing the power of the Hindus, they will perhaps be able to suppress those Mohammedan religious rights which are opposed to their own, and by all uniting, annihilate them. और इसी स्पीच में वो कहते हैं, Now, suppose that all English and the whole English army were to leave India, taking with them all their cannon and their splendid weapons and everything, then who would be rulers of India? Is it possible that under these circumstances, two nations, the Mohammedans and the Hindus, could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable. इसी स्पीच को आगे चलकर पाकिस्तान के फॉर्मेशन का बेस बनाया जाने वाला था। यहाँ पे उनका एक और स्पीच मेंशन करना जरूरी है जो उन्होंने लखनऊ में दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने ये मांग की थी कि वाइसरॉय काउंसिल के कुछ मेंबर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाना चाहिए। We can prove by mathematics that there will be 4 votes for the Hindu to every 1 vote for the Mohammedan. And now, how can the Mohammedan guard his interests? It would be like a game of dice in which one man had 4 dice and the other only 1. सर सैयद अहमद खान कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी मानते थे, ना कि नेशनलिस्ट पार्टी। साल 1898 में सर सैयद अहमद खान का डेथ हो जाता है। 1857 से लेकर अपने डेथ तक एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए बहुत काम किया उन्होंने। एंड आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो, उसकी फाउंडेशन सर सैयद अहमद खान ने ही डोनेशंस मांग कर की थी। 19वीं सदी खत्म होती है और अब 20वीं सदी की शुरुआत होती है। ऑल्दो हिंदू मुस्लिम्स के बीच कुछ डिफरेंसेस थी, बट ब्रॉड लेवल पे इनके अंदर अभी भी यूनिटी बाकी था। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते बंगाल एक नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स का हब बन जाता है और ये अंग्रेज सरकार के लिए बिल्कुल सही बात नहीं थी। इसको दबाना उनके लिए जरूरी हो गया था। अब तक ब्रिटिशर्स को जब जब मौका मिला वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना ही रहे थे। कभी किसी बात में हिंदुओं को सपोर्ट कर देते जिसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी इनसिक्योर हो जाती, कभी किसी चीज में मुसलमानों को सपोर्ट कर देते तो हिंदू कम्युनिटी इनसिक्योर हो जाती। और ये इनसिक्योरिटी हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत का बीज बोने का काम कर रहा था। पर अब अंग्रेज को कुछ ऐसा प्लान करना था जिसके कारण इन दोनों के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाए, जिससे कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहे और मैं आराम से रूल कर पाऊं। साल आता है 1903, जब अंग्रेज अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक खेलता है। अनाउंस किया जाता है कि गवर्नमेंट बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का प्लान कर रही है। ईस्ट पार्ट में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में होंगे एंड वेस्ट पार्ट में हिंदू मेजॉरिटी में होंगे। जब ये न्यूज लोगों तक पहुंचती है तो सारे इस पार्टीशन के अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अब ब्रिटिशर सोच में पड़ जाते हैं कि ये प्लान तो उल्टा हो गया, इस डिसीजन से तो ये दोनों अलग होने के बजाय और यूनाइट हो गए हैं। तब जाकर फरवरी 1904 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन खुद मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ईस्ट बंगाल जाता है और वहाँ एक लंबा स्पीच देता है और खुद को मुस्लिम का मसीहा शो करने के लिए जो बोला जा सकता था सब बोलता है। I also, in a small way, am a student of history, and if it has taught me anything of these parts, the lesson has been that under the present system of administration, Dhaka, which was once the capital of Bengal, has steadily declined in numbers and influence, and that not until the jute trade was introduced some 30 years ago did it begin to revive. यही नहीं रुकता है, वो आगे कहता है, When then a proposal is put forward which would make Dhaka the centre and possibly the capital of a new and self-sufficing administration which must give to the people of these districts, by reason of their numerical strength and their superior culture, the preponderating voice in the province so created, which would invest the Mohammedans in eastern Bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussulman viceroys and kings. और इसके बाद वो कहता है, To be advised by their leaders to sacrifice all these great and incontestable advantages from fear of being tied on to the tail
of the humble and backward Assam? Is it not transparent, gentlemen, that you must be the head and heart of any such new organism instead of the extremities? And do you really mean to be so blind to your own future as to repudiate the offer? अब तो मानो मुस्लिम्स को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। यही तो है हमारे मसीहा। ये जो डिसीजन ले रहे हैं हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। लॉर्ड कर्जन अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक खेल चुका था। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से मुस्लिम्स बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट करने लगते हैं, पर वहीं हिंदू कम्युनिटी को यह डर था कि पार्टीशन के बाद वो ईस्ट बंगाल में माइनॉरिटी में रह जाएंगे, साथ ही उनका बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी भी दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो बंगाली हिंदूज जमकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी का ये रिस्पॉन्स होता है कि भाई एक तो मुश्किल से कोई आया है जो हमें डेवलप करना चाह रहा है, पर ये कांग्रेस और बंगाली हिंदूज चाहते ही नहीं कि हमारा डेवलपमेंट हो। साथ ही पार्टीशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसका तरीका प्रो हिंदू होता है, यानी काली पूजा को पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए डे बना देना और भी कई सारे हिंदू फेस्टिवल्स को इस प्रोटेस्ट के साथ लिंक कर देना एंड वंदे मातरम का स्लोगन। इन सब के कारण अगर कुछ मुस्लिम्स पार्टीशन के अगेंस्ट भी थे तब भी वो इन मूवमेंट्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब ये बंगाल के पार्टीशन का प्रोटेस्ट कम और हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट वाली बात ज्यादा हो जाती है। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर अमर सोनार बांग्ला सॉन्ग लिखते हैं जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। खैर इन सब प्रोटेस्ट के बावजूद 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का डिवीजन हो जाता है। अब मुस्लिम्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मसीहा बन चुका था। साल आता है 1906 और इंग्लैंड के इलेक्शन में लेबर पार्टी फर्स्ट टाइम जीत जाती है और जॉन मोरले इंडिया के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाते हैं। जुलाई 1906 में मोरले यूके के पार्लियामेंट में एक स्पीच देता है जिसमें वो ये हिंट देता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने वाला है, जिसमें कांग्रेस के मॉडरेट मेंबर्स एज वेल एज मुस्लिम्स भी होंगे। इस स्पीच को सुनकर जो भी गिने चुने मुस्लिम लीडर्स थे इंडिया में जो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे, प्लान करते हैं कि किसी तरह नए वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के साथ एक मीटिंग फिक्स किया जाए। 1 अक्टूबर 1906 शिमला का मीटिंग फिक्स हो जाता है। लगभग 35 मुस्लिम लीडर्स होते हैं जिनको लीड कर रहे थे आगा खान III। 1 अक्टूबर 1906 का दिन होता है और ये 35 लोग शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और वहां पे बात किया जाता है कि मुस्लिम्स के ह्यूज पॉपुलेशन को देखते हुए उन्हें भी वोट का कुछ शेयर उनके हाथ में मिलना चाहिए एंड उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हुआ कि एक सीट पर सिर्फ उसी कम्युनिटी के मेंबर खड़े हो सकते हैं एंड वोट देने का भी हक सिर्फ उसी कम्युनिटी को होगा। अब कमेटी के इस डिमांड के रिस्पॉन्स में लॉर्ड मिंटो कहता है, I am firmly convinced, as I believe you to be, that any electoral representation in India would be doomed to mischievous failure, which aimed at granting a personal enfranchisement regardless of the beliefs and traditions of the communities composing the population of this continent. बंगाल का पार्टीशन होना ताकि मुस्लिम्स का डेवलपमेंट हो सके अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। शिमला डिप्यूटेशंस में इनके डिमांड्स पे लॉर्ड मिंटो का हामी भरना, ये सारा चीज इन लीडर्स के अंदर एक मोटिवेशन भर देता है। उसी साल दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसे सर सैयद अहमद खान ने एस्टैब्लिश किया था, उसका एनुअल सेशन होता है। इसी सेशन में ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ये प्रपोजल सामने रखते हैं कि क्यों ना हमें भी एक पार्टी बनाना चाहिए कांग्रेस के जैसा जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। इसी साल यानी 1906 में बॉम्बे के जाने माने बैरिस्टर, और मैं यूं कहूं कि उस वक्त के द ओनली मुस्लिम बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके एंसेस्टर्स राजपूत थे बट इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, उनका इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री होता है और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। साल होता है 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 99 पास होता है जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है एंड इसी एक्ट में फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जो कि 3 साल पहले शिमला डेप्यूटेशन में डिस्कस किया गया था। अब तक ये जो थोड़ी बहुत डिस्कशंस चल रही थी कि हिंदू एंड मुस्लिम्स दो अलग नेशंस हैं, इस एक्ट में इस सेपरेट इलेक्टोरेट को पास करने के बाद मानो इस बात पे एक मोहर सा लग जाता है। अब जब जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वोट देने के लिए जाएंगे तब तब उन्हें पता चलेगा कि वो लोग एक अलग नेशन से बिलोंग करते हैं, अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तभी तो उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया है। एज अ रिजल्ट जो दोनों कम्युनिटी के बीच का दूरी है वो बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रिटिशर्स अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में सक्सेसफुल रहता है। बंगाल के पार्टीशन होने के बावजूद बंगाली हिंदूज का प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। 12 दिसंबर 1911 के दिन किंग जॉर्ज V के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। लोग अपने किंग एंड क्वीन को देखने के लिए भारी तादाद में इकट्ठा होते हैं। इसी दिन किंग जॉर्ज V ये अनाउंस करता है कि बंगाल को फिर से यूनाइट कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ बंगाली हिंदूज के लिए ये खुशी का दिन था कि आखिरकार उनका प्रोटेस्ट रंग लाया, वहीं ईस्टर्न बंगाल में रह रहे मुस्लिम्स के लिए ये एक दुख भरा डिसीजन था, क्योंकि पार्टीशन के बाद एक्चुअल में मुस्लिम कम्युनिटी की डेवलपमेंट हुई थी। जहां 1901 में 1235 मुस्लिम्स हायर पोस्ट पर थे, वहीं पार्टीशन के बाद ईस्टर्न पार्ट में मेजॉरिटी होने के कारण ये नंबर डबल हो चुका था, यानी 2305 मुस्लिम मेंबर्स हायर पोस्ट पर अपॉइंटेड थे। ये डिसीजन तो किंग जॉर्ज V ने लिया था, लेकिन इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं बंगाली हिंदूज का नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट करना था। सो इनडायरेक्टली 1906 के बाद से जो मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट ईस्टर्न बंगाल में हो रहा था उसके रुक जाने का जिम्मेदार वो हिंदूज को मानते हैं, जिसके कारण ये फीलिंग कि हिंदूज मुस्लिम्स को ग्रो होते हुए नहीं देख सकते
सकते और हिंदूज चाहते हैं कि मुस्लिम्स को डोमिनेट किया जाए, ये फीलिंग और ज्यादा बढ़ जाता है। साल होता है 1913 और जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। एट द सेम टाइम वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर होते हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग ऑपरेट कर रही थी कि ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहना है, उन्हें खुश रखना है ताकि इन रिटर्न मुस्लिम लीग की डिमांड्स को इग्नोर ना करे, ये तरीका जिन्ना को पसंद नहीं आता है। मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के बाद जिन्ना का पूरा काम इसी गोल पे बेस्ड था कि किसी तरह इन दोनों पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाए और ये जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक दूरी आ गई है उसे खत्म किया जाए। खुद गोपाल कृष्णा गोखले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, जिसे गांधी एज वेल एज जिन्ना दोनों ही अपना पॉलिटिकल गुरु मानते, उन्होंने कहा था, Jinnah has true stuff in him and that freedom from all sectarian prejudice which will make him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. पर किसे पता था कि 35 साल बाद जिन्ना के हाथों कुछ ऐसा होने वाला है जो इस दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। खैर 1914 में जिन्ना लंदन विजिट करते हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक और फेमस बैरिस्टर जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी, कोइंसिडेंस से वो भी लंदन में प्रेजेंट होते हैं और यही मुलाकात होती है दो ऐसे लोगों की जो आगे चल के एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल बनने वाले थे, जिन्ना एंड गांधी। साल होता है 1915 और गांधी अब परमानेंटली रिटर्न हो जाते हैं इंडिया और इंडिया आकर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। उसी साल गोखले एंड फिरोज शाह मेहता की डेथ हो जाती है। दादा भाई नेहरू जी भी लंदन चले जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को छोड़कर। यानी अब कांग्रेस के लीडरशिप में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। जिन्ना अभी भी कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर थे और कंटिन्यूअसली दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वर्क कर रहे थे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस, जिसको बाल गंगाधर तिलक रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड इधर मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों पार्टी एक पैक्ट साइन करती है जिसे इतिहास में 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बड़ा इवेंट के तौर पे देखा जाता है। इस पैक्ट को लखनऊ पैक्ट कहा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि 1909 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास कर दिया था, लेकिन कांग्रेस लीडर उससे खुश नहीं थी। पर अब इस पैक्ट के बाद कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरी चीज, कांग्रेस इस बात को भी एग्री करती है कि मुस्लिम के पॉपुलेशन को देखते हुए काउंसिल में 1/3 सीट्स मुस्लिम के लिए रिजर्व्ड रहेगी। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा होता है। साल आता है 1919 और देश में एक नया मूवमेंट मोमेंटम पकड़ रहा था, खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट इंडियन मुस्लिम्स के तरफ से लॉन्च किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ओटोमन इंपायर को खत्म करना चाह रही थी। मुस्लिम्स इसलिए मूवमेंट कर रहे थे क्योंकि ओटोमन इंपायर के रूलर पूरे वर्ल्ड के सुन्नी मुस्लिम का पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस लीडर की अहमियत रखते थे। उसी ईयर पंजाब में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जहाँ पे एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग करवा देता है, जिसमें 1500 लोग मारे जाते हैं। ये इंसिडेंट पूरे नॉर्थ इंडिया में एक खलबली सी मचा देती है। साल था 1921 और गांधी जी इन सब चीजों को देखते हुए एक मास मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। To vindicate the political rights and liberty. इस मूवमेंट में गांधी खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड अनटचेबिलिटी ये सारे मुद्दे को जोड़ देते हैं ताकि सारी कम्युनिटी एक साथ इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सके। लेकिन जिन्ना गांधी जी के इस डिसीजन से खुश नहीं थे कि देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक रिलीजियस मूवमेंट यानी खिलाफत मूवमेंट को ऐड करना चाहिए, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव टोटली अलग था। पर क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप टोटली डिफरेंट हैंड्स में जा चुकी थी, तो जिन्ना के सजेशन पे कोई उतना ध्यान नहीं देता है। साल 1905 से लेकर 1920 तक जिन्ना कांग्रेस के बहुत ही फेमस लीडर थे। पर गांधी जी का अचानक से कांग्रेस में आना, फिर अचानक से कांग्रेस का लीडरशिप इनडायरेक्टली गांधी जी के हाथ में चला जाना, ये सब जिन्ना को कांग्रेस से साइडलाइन कर देती है, जिसका नतीजा होता है कि जिन्ना 1920 में कांग्रेस को छोड़कर अब सिर्फ मुस्लिम लीग का मेंबर बन जाते हैं। साल होता है 1927 और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन सेटअप करती है जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसका काम था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए इस बात को इवेलुएट करना। पर दिक्कत ये था कि इस कमीशन में सिर्फ ब्रिटिश के लोग ही थे, सो कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग दोनों ही कमीशन को अपोज करती है। रिप्लाई में ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ठीक है, साइमन कमीशन तो अपना रिपोर्ट तैयार करेगी, साथ ही तुम सब भी मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करो। साल 1928 में कांग्रेस अपना एक रिपोर्ट तैयार कर लेती है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, और इस रिपोर्ट का नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। जब ये रिपोर्ट इंडिया के सारे पार्टी के सामने रखी जाती है डिस्कशन के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स इस रिपोर्ट को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। मुस्लिम लीग के भी कई लीडर्स अपना अप्रूवल दे देते हैं, पर जब जिन्ना के पास ये रिपोर्ट जाता है तो वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाने की डिमांड थी, जबकि जिन्ना एंड कांग्रेस के बीच इस पॉइंट को लेकर लखनऊ पैक्ट में ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका था। इस रिपोर्ट के काउंटर में जिन्ना अपना रिपोर्ट रेडी करते हैं, जिसे 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस इस रिपोर्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देती है। इस पॉइंट तक आते आते मानो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच जो भी थोड़ी बहुत समझौता थी वो सब खत्म हो जाती है और अब ये दोनों पार्टी एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं। साल आता है 1930 जब सारे पार्टीज को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन इनवाइट किया जाता है, जिसका मकसद था इन तीनों रिपोर्ट
रिपोर्ट्स पे डिस्कशन करके गवर्नमेंट एक्ट में चेंजेस लाए। और इस कॉन्फ्रेंस में ना ही नेहरू रिपोर्ट को उतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ना ही जिन्ना के 14 पॉइंट्स को। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जिन्ना पॉलिटिक्स को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं और लंदन में ही अपना लॉ प्रैक्टिस करने लगते हैं और इंडिया वापस नहीं आते हैं। यहाँ जिन्ना के पॉलिटिकल करियर का एक फेज खत्म हो जाता है, जिस फेज का गोल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिस फेज का गोल था यूनाइटेड इंडिया, जिस फेज का गोल था मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना, कुछ ऐसे टर्म्स के साथ जिससे मुस्लिम्स का फ्यूचर भी सिक्योर रहे। जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिनके एंसेस्टर्स कश्मीरी पंडित थे बट 15th सेंचुरी में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। 29 दिसंबर 1930 डॉक्टर अल्लामा इकबाल इलाहाबाद के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच देते हैं। It is however painful to observe that our attempts to discover such a principle of internal harmony have so far failed. Why have they failed? Perhaps we suspect each other's intentions and inwardly aim at dominating each other. We conceal our egoism under the cloak of nationalism, outwardly simulating a large-hearted patriotism, but inwardly as narrow-minded as a caste or tribe. उसी स्पीच में डॉक्टर अल्लामा इकबाल एक और बात कहते हैं। I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. यहाँ अल्लामा इकबाल बात कर रहे हैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान को एक सिंगल स्टेट में मर्ज कर दिया जाए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बात कर रहे थे एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की जो इंडिया के अंदर होगा, पर 17 साल बाद इसी स्पीच को मिस इंटरप्रिटेट किया जाना था कि अल्लामा इकबाल ने सेपरेट कंट्री की मांग की थी। इवन आज भी पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की मांग की थी। मैं क्यों इसे मिस इंटरप्रिटेशन कह रहा हूँ, ये आपको उनके आगे का स्पीच सुनकर समझ में आ जाएगा। Thus, possessing full opportunity of development within the body politic of India, the Northwest Indian Muslims will prove the best defenders of India against a foreign invasion, be that invasion one of ideas or of bayonets. साल आता है 1933 और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ रहे एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली एक पैम्फलेट प्रिपेयर करता है जिसका टाइटल होता है नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। और उस पैम्फलेट में कुछ ऐसा लिखा था कि रहमत अली को 1 महीने लग गए ऐसे 3 मुस्लिम्स ढूंढने में जो इस पैम्फलेट को साइन करे। उस पैम्फलेट में एक वर्ड लिखा था जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आता है, पाकिस्तान, और डिमांड ये था। I'm enclosing herewith an appeal on behalf of the 30 million Muslims of Pakistan who live in the 5 northern units of India: Punjab, Northwest Frontier, Afghan Province, Kashmir, Sindh and Balochistan. It embodies their demand for the recognition of their national status as distinct from the other inhabitants of India by the grant to Pakistan of a separate federal constitution on religious, social and historical grounds. ये पाकिस्तान वर्ड बेसिकली एक्रोनीम था जो कि पंजाब, अफगान यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कश्मीर, सिंध के फर्स्ट लेटर्स को लेकर बना था एंड बलूचिस्तान का तान लिया गया था। बाद में जाकर इसमें आई ऐड कर दिया गया बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब तक तो बात ये चल रही थी कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को उनके पॉपुलेशन के बेस पे गवर्नमेंट के अलग अलग पोजीशंस पे सीट्स रिजर्व किया जाए, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एक नई कंट्री की मांग की गई थी जो इंडिया से बिल्कुल अलग होगा। और इसी पैम्फलेट के पॉइंट 13 में लिखा होता है, This demand is basically different from the suggestion put forward by Dr. Sir Muhammad Iqbal in his presidential address to the All India Muslim League in 1930, while he proposed the amalgamation of 4 out of the 5 above named provinces into a single state forming a unit of the All India Federation. We propose that all those 5 provinces should have a separate federation of their own outside India. इस पॉइंट से एक बात और साफ हो जाती है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कभी भी पार्टीशन की बात नहीं की थी। खैर, जब ये पैम्फलेट थर्ड राउंड टेबल के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कोई इसे उतना सीरियस नहीं लेते हैं और सिर्फ एक स्टूडेंट का पर्सनल आइडिया और ऑब्जेक्टिव मानकर इग्नोर कर देते हैं। जिन्ना के पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद से लेकर 1934 तक बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जिन्ना के पास लंदन जाते हैं और उसे वापस इंडिया आकर मुस्लिम लीग का कमांड संभालने के लिए कन्विंस करते हैं। और उनमें से एक पर्सन होता है लियाकत अली खान, जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि 13 साल बाद वो एक नए कंट्री का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। साल 1934 के एंड में जिन्ना इंडिया वापस आते हैं, पर अब ये वो जिन्ना नहीं थे। साल आता है 1937 और इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आता है, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दिया जाता है। मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट होने के बावजूद मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस इस इलेक्शन में बहुत
बहुत ही खराब रहता है। मुस्लिम के 482 सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स होने के बावजूद सिर्फ 106 सीट्स ही मुस्लिम लीग जीत पाती, जिसके कारण मुस्लिम लीग कहीं भी अपना इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना पाती। पर बंगाल एंड पंजाब में किसी तरह रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाती है। वहीं कांग्रेस मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस में अपने दम पर सरकार बनाती है। वहीं आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मेजोरिटी से कुछ सीट्स कम होने की वजह से लोकल पार्टीज के साथ गठबंधन की सरकार बनाती है। इस इलेक्शन ने यह बात भी साफ कर दी थी कि मुस्लिम लीग जो दावा कर रही थी कि मुस्लिम कम्युनिटी का सोल रिप्रेजेंटेटिव वो है, ये बात गलत है। एक और बात हमें पता होना चाहिए कि 1937 तक मुस्लिम लीग कोई मास पार्टी नहीं थी, बल्कि कुछ एलीट मुस्लिम लीडर्स ही इनके मेंबर थे। साल आता है 1939 और ब्रिटेन इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में ढकेल देती है। इस बात से कांग्रेस भड़क जाता है कि आपने हम इंडियन से पूछे बगैर ऐसा कैसे किया। कांग्रेस एक प्रपोजल रखती है कि हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे, बदले में आपको वॉर एंड होने के बाद इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना होगा। लेकिन ये डिमांड वाइसरॉय लॉर्ड लिलिथगो रिजेक्ट कर देता है। इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस अनाउंस कर देती है कि हम सब गवर्नमेंट से रिजाइन कर रहे हैं। अब इसका फायदा उस वक्त की 2 कम्युनल पार्टी मिलकर उठाती है, मुस्लिम लीग एंड सावरकर की हिंदू महासभा पार्टी। दोनों ब्रिटिशर्स को कहती है, अरे कोई बात नहीं, कांग्रेस को जाने दीजिए, हम लोग आपके साथ है ना, और इस वॉर में हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। साथ ही कांग्रेस के रिजाइन करने के कारण जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उसका ये दोनों पार्टी खूब फायदा उठाती है। सावरकर के लीडरशिप में हिंदू महासभा और जिन्ना के लीडरशिप में मुस्लिम लीग दोनों हाथ मिलाती है और सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में गठबंधन की सरकार बना लेती है। साथ ही बंगाल में हिंदू महासभा फजलुल हक को सपोर्ट करने लगती है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि एक तरफ सावरकर जो प्रो हिंदू आइडियोलॉजी वाला है, दूसरी तरफ जिन्ना जो प्रो मुस्लिम आइडियोलॉजी वाला है। पर जब मौका मिला पावर का तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेता है। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। साल आता है 1940 और मार्च में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर में एक सेशन होता है, जहाँ एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाता है जो सबको चौंका देता है। इस रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री का डिमांड सामने रखती है। पर इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि मुस्लिम लीग और छोटे मोटे कुछ और पार्टीज को छोड़कर बाकी सारी पार्टीज इस लाहौर रेजोल्यूशन के खिलाफ होती है। जैसे 1941 में मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंस से लगभग 50,000 मुस्लिम्स दिल्ली आते हैं इस पार्टीशन के आइडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने। वहीं और भी बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इस प्लान के अगेंस्ट अपना आवाज उठा रहे थे, जैसे ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, जामियत उलमाए हिंद, खुदाई खिदमतगार, मजलिस अहरारुल इस्लाम। पर मुस्लिम लीग के कंपैरिजन में इन सब की आवाज काफी छोटी थी। लाहौर रेजोल्यूशन पास करने के बाद मुस्लिम लीग का सिंगल एजेंडा उनके पॉलिटिकल कैंपेन का होता है, अ न्यू कंट्री फॉर मुस्लिम्स। एक ही मैसेज होता है, इस्लाम खतरे में है और अगर इसे बचाना है तो सारे मुस्लिम्स को एक होकर हिंदुस्तान की पार्टीशन की मांग करनी होगी और उसके लिए आप सबको मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना होगा। मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवाया जाता है, अलग अलग जगह पे दुआ हो रही होती है। मानो अचानक से एक लहर दौड़ गया, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करो, इस्लाम खतरे में, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करो, इस्लाम खतरे में। साल बीतती जाती है और उसी के साथ साथ मुस्लिम लीग की इन्फ्लुएंस भी बढ़ती जाती है। देखते देखते साल 1945 आ जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और ब्रिटेन बुरी तरह इस वॉर के कारण लॉस में चला जाता है। लगभग ये क्लियर हो चुका था कि ब्रिटिशर्स बस कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। इसी साल के एंड में इंडिया में फिर से प्रोविंशियल इलेक्शन होने वाला था, जिस इलेक्शन में पिछली बार 1937 में मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी थी। पर इस बार माहौल कुछ और था। मुस्लिम लीग ने इस तरह कैंपेन किया था कि बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि लोग आपस में ये बात करने लग गए थे कि भाई अगर मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया तो काफिर हो जाएंगे। जो मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कुछ गिने चुने इलिट क्लास लोग ही मेंबर थे। जिन्ना के इस कैंपेन की वजह से इस पार्टी का मेंबरशिप 20 लाख लोगों के पास हो जाता है। एक बात जानना जरूरी है कि मुस्लिम लीग के इतना ज्यादा कैंपेन करने के बावजूद पार्टीशन का आइडिया बस एक ड्रीम जैसा था। पर फिर जनवरी 1946 में कुछ ऐसा होता है जो इस इम्पॉसिबल ड्रीम को मानो पॉसिबिलिटी की एक उम्मीद दे देती है। जनवरी 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है एंड गेस व्हाट, इस बार कांग्रेस पिछली इलेक्शन से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। जहां पिछली इलेक्शन में 711 सीट्स जीती थी वो बढ़कर 923 सीट हो गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग जो 1937 के इलेक्शन में सिर्फ 109 सीट्स ही अपने नाम कर पाई थी, इस बार 425 सीट्स जीत जाती है और सेंट्रल लेजिस्लेचर के 30 रिजर्व सीट्स में से पूरे 30 जीत जाती है, जिसके कारण अब बंगाल, सिंध एंड पंजाब में मुस्लिम लीग की मेजोरिटी बन जाती है। इसका मतलब क्या था आपको पता है? कि अब मुस्लिम लीग ये खुलकर कह सकती थी कि हम लोग ही सोल रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम
टाइम्स के। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी थी कि अब इंडिया को पावर हैंडओवर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो इस कंडीशन में रह नहीं गई थी कि इंडिया में अपनी कॉलोनियल रूल कंटिन्यू कर पाए। तो अब क्वेश्चन ये था कि किस तरह पावर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि यहाँ अब 2 मेजर पार्टीज बन चुकी थी और साथ ही बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक 3 लोगों की ग्रुप भेजती है, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, कि जाओ भाई जरा बात करो सबसे और किसी कंक्लूजन पे पहुंचकर पावर को ट्रांसफर किया जाए। 24 मार्च 1946 के दिन कैबिनेट मिशन इंडिया आती है। जब 3 हफ्ते डिस्कशन करने के बाद भी सारी पार्टी एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती है, देन कैबिनेट मिशन अपना प्लान देता है। इस प्लान में सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इंडिया में 3 ग्रुप्स बनाने का प्लान रखा जाता है। ग्रुप ए में यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड ओडिशा होगा। ग्रुप बी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, पंजाब एंड सिंध होगा। ग्रुप सी में बंगाल एंड आसाम होगा। ये तीनों ग्रुप्स यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा होंगे और तीनों के पास अपना फुल पावर होगा। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, करेंसी एंड डिफेंस का कंट्रोल होगा। सभी प्रोविंसेस खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एंड देन प्रोविंसेस मिलकर अपने ग्रुप्स का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सारे ग्रुप्स मिलकर यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 5 साल बाद कोई भी प्रोविंस अपना ग्रुप चेंज कर सकता है और 10 साल बाद कोई भी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने का डिमांड कर सकता है। इसी के साथ एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने का प्लान रखा जाता है जब तक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाता तब तक। जिन्ना ऑल्दो खुश नहीं थे इस प्लान से, बट स्टिल 6 जून को वो ये प्लान एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पहली चीज जिन्ना ये समझता है कि ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी है और दूसरी चीज उसे ये लगता है कि 10 साल बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, तो उस वक्त पाकिस्तान बनाने का चांसेस रहेगा। 24 जून 1946 के दिन कांग्रेस भी ये प्लान एक्सेप्ट कर लेती है, बट साथ ही ये भी कहती है कि ये जो ग्रुपिंग है ये प्रोविंसेस के लिए कंपलसरी नहीं होगा, बल्कि प्रोविंसेस ये डिसाइड करेगी कि उसे ग्रुप में रहना है कि नहीं रहना है, जिसपे कैबिनेट मिशन अपना हामी भर देता है कि हाँ बात तो सही है। 10 जुलाई 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां वो इस ग्रुपिंग को एड्रेस करते हुए कहते हैं, The big probability is that from any approach to the question there will be no grouping. Obviously Section A will decide against grouping. Speaking in betting language, there was 4-1 chance of the Northwest Frontier Province deciding against grouping. The Group B collapses. It is highly likely that Assam will decide against grouping with Bengal, although I would not like to say what the initial decision may be since it is evenly balanced. और आगे कहते हैं, But I can say with every assurance and conviction that there is going to be finally no grouping there, because Assam will not tolerate it under any circumstances whatever. Thus you see this grouping business approached from any point of view does not get on at all. अब जिन्ना जो कि ये जानने के बाद कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, ये प्रोविंसेस की मर्जी से होगा, ऑलरेडी इस बात पे अफसोस कर रहे थे कि मुझे इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू का दिया गया ये स्पीच उन्हें एक मौका दे देता है अपने अप्रूवल को विड्रॉ करने का। जवाहरलाल नेहरू के दिए गए इस स्पीच को सरदार पटेल एंड मौलाना आजाद दोनों ही क्रिटिसाइज करते हैं एंड चाइल्डिश बिहेवियर बताते हैं। इन दोनों का कहना था कि जब सब ठीक चल ही रहा था तो क्या जरूरत था पब्लिक में आकर ये स्पीच देने की, जिससे जिन्ना को अपना अप्रूवल वापस लेने का एक बहाना मिल गया। पर क्योंकि कांग्रेस उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी और उसने इस प्लान को अप्रूवल दे दिया था, तो अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए कैबिनेट मिशन कांग्रेस को इनवाइट करती है। इस बात से जिन्ना को गुस्सा आ जाता है कि मुझे साइडलाइन करके आप लोग इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बना सकते हो, आप लोग मुस्लिम्स की आवाज को दबा रहे हो। 29 जुलाई 1946 के दिन जिन्ना ये अनाउंस करते हैं कि 16 अगस्त से हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी हड़ताल होगा और मास लेवल पे रैली एंड प्रोटेस्ट होगा कांग्रेस एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट, एंड पाकिस्तान हम ले कर रहेंगे। इस डायरेक्ट एक्शन डे का पूरा इंस्ट्रक्शन बंगाल के एक न्यूज़पेपर स्टार ऑफ इंडिया, जो कि मुस्लिम लीग का ही एक एमएलए ओन करता था, उसमें पब्लिश किया जाता है। तो प्लान ये था कि बंगाल के अलग अलग जगह से, जैसे हावड़ा, हुगली, मेटिया बुरुज, 24 परगना, इन सब जगह से लोग अपने घरों से निकलेंगे और कलकत्ता के शाहिद मीनार के पास इकट्ठा होंगे और फिर वहां से मास रैली शुरू होगा। गवर्नर ऑफ बंगाल से रिक्वेस्ट करके 16 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करवा दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उस दिन सारी दुकान बंद रहेगी एक्सेप्ट इमरजेंसी फैसिलिटीज। पर कांग्रेस इस पब्लिक हॉलीडे को अपोज करती है और अपने लोगों से कहती है कि दुकान बंद नहीं रखना है, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में यह चल रहा था कि दुकान बंद करने से वो भी मुस्लिम लीग के इस हड़ताल का हिस्सा बन जाएंगे। 16 अगस्त 1946 का दिन आता है और लगभग 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इनमें से कईयों के हाथों में लाठी और रॉड्स होती है। ये लोग जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाने लगते हैं और फिर देखते ही देखते ये पूरा रैली एक वायलेंस का रूप ले लेता है और उसके अगले 72 घंटों तक पूरा कलकत्ता
एक शमशान का रूप ले लेता है और वो डायरेक्ट एक्शन डे द ग्रेट कैलकाटा किलिंग में बदल जाता है। और फिर इसके बाद क्या था, ये न्यूज देश के बाकी प्रोविंसेस में पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसमें हर कम्युनिटी अपने मरने वाले की तादाद को एग्जैजुरेट करती है। कैलकाटा के बाद नोआखली में राइट्स शुरू हो जाती है और हजारों लोग वहां मारे जाते हैं। जब ये न्यूज बिहार पहुंचता है तो वहां भी राइट्स शुरू हो जाती है और वहां भी हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। सेम चीज यूनाइटेड प्रोविंस में भी देखने को मिलता है। इस पूरे दरिंदगी के बीच एक चीज जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे कई प्राइमरी सोर्स हमें मिलते हैं जो ये बताती है कि किस तरह कुछ हिंदुओं ने अपने घरों में मुस्लिमों को छुपाया था ताकि उनकी जान बचाई जा सके, किस तरह बहुत सारे मुसलमानों ने अपने घरों में हिंदुओं को छुपाया था ताकि उनकी जान बच सके। फॉर एग्जाम्पल, उसी वक्त निर्मल कुमार बोस दिल्ली में रह रहे अपने दोस्त कृष्णा कृपलानी को एक लेटर लिखकर इस राइट के बारे में बताते हैं। उसी लेटर में उन्होंने लिखा था, Numerous cases of Hindus sheltering Muslims and Muslims sheltering Hindus have come to light, but taken as a whole, the fear and distrust on both sides is intense. People are shifting from one quarter to another, but God knows if that is any solution. अब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच टेंशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली इंडिया को फुल सेल्फ गवर्नमेंट देने का अनाउंसमेंट कर देता है और साथ ही 3 जून 1948 का डेडलाइन भी तय किया जाता है, जिसे बाद में और कम करके 15 अगस्त कर दिया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया जाता है लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। माउंटबेटन इंडिया के सभी पार्टीज के साथ डिस्कशन करती है और एट द एंड एक कंक्लूजन पे पहुंचती है जिसे मेजॉरिटी ऑफ पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है। 3 जून 1947 के दिन माउंटबेटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टीशन का प्लान अनाउंस कर देते हैं। 8 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटेन से सर सिरिल रैडक्लिफ इंडिया पहुंचते हैं और इनका काम होता है बंगाल एंड पंजाब का बाउंड्रीज को ड्रॉ करना और इस काम को करने के लिए उन्हें हार्डली 5 वीक्स का टाइम दिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रेडक्लिफ इससे पहले आज तक कभी भी इंडिया नहीं आए थे और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बाउंड्रीज को ड्रॉ करने में कोई भी बायसनेस ना किया जाए। 18 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया जाता है और फिर वो दिन आता है जिस दिन के बाद से सब कुछ बदलने वाला था। 14 अगस्त 1947 के मिडनाइट अंग्रेजों का सूरज डूबता है और 2 नया सूरज जन्म लेता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया इंडिपेंडेंस मनाता है। पर ये इंडिपेंडेंस अभी तो बस पेपर पे हुई थी, ये पार्टीशन अभी तो बस पेपर पे हुई थी, ये बाउंड्री अभी तो बस पेपर पे ड्रॉ किया गया था। पर उन 33% मुसलमानों का क्या होगा जो दिल्ली में रह रहे थे? उन 13% हिंदुओं का क्या होगा जो वेस्ट पंजाब में रह रहे थे? उन 30% मुस्लिम्स का क्या होगा जो ईस्ट पंजाब में रह रहे थे? उन 9% सिखों का क्या होगा जो वेस्ट पंजाब में रह रहे थे? पेपर पे तो आपने बॉर्डर ड्रॉ कर दिया कि ये रहा मुस्लिम्स का घर, ये रहा हिंदू का घर, पर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने जिस जगह अपना बचपन गुजारा था, जिस जगह सदियों पहले उन्होंने अपने सपनों का एक घर बनाया था, आज उनका वो घर बॉर्डर के गलत साइड पर जाता है। अब इन सब का क्या होगा? पार्टीशन के अनाउंसमेंट होने के बाद दुनिया ने वो देखा जो शायद ही कभी इतिहास में हुआ था और शायद ही फिर कभी होगा। अचानक कल तक जो घर, जो जमीन उनके लिए सब कुछ था, वो दीवारें जिसे देखकर वो अपने बचपन को याद किया करते थे, वो गली जिसमें ना जाने कितनी यादें बसी थी, आज अचानक से ये सब उनका नहीं रहा। ये सब अब उनके लिए पराया बन चुका था। One day we were quite happy and in the evening we were made to just leave the house and walk. 140 लाख लोग निकल पड़े अपने घर बार छोड़कर क्योंकि बदकिस्मती से उनका घर बॉर्डर के गलत साइड पर पड़ गया था। एक दिन पहले इनके पास एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ था, पर आज बदन पे एक कपड़ा और सर पे एक छोटा सा बैग, इसके अलावा इनके पास अब कुछ भी नहीं था। ये निकले तो थे इस उम्मीद में कि शायद बॉर्डर के उस पार इनके लिए एक नया घर इंतजार कर रहा होगा, पर इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इनकी आने वाली पूरी एक पीढ़ी सड़कों पे भटकने पर मजबूर हो जाएगी। You can't even imagine. We left everything and we got friends and relations got killed and it happened both sides of the border. जिंदा रहने के लिए एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। We were so hungry, eating leaves of whatever crop they could lay their hands on, and also drinking water from the puddles on the ground because there was no other source of water. अपने घरों से निकल तो गए थे ये, या फिर मैं यूं कहूं कि निकाले गए थे बॉर्डर के उस पार जाने के लिए, पर इन्हें क्या पता था कि ये कभी उस पार पहुंच ही नहीं पाएंगे। हिस्ट्री ने आज तक इतना बड़ा माइग्रेशन
कभी नहीं देखा। निकले तो थे 1.5 करोड़ लोग अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर के उस पार अब एक नई जिंदगी गुजारने के लिए, पर 15-20 लाख लोग कभी बॉर्डर के उस पार पहुंच ही नहीं पाए और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। ट्रेनों में भर भर कर लाशें भेजी जा रही थी, न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। और जिसे सबसे ज्यादा इस पार्टीशन का खामियाजा भुगतना पड़ा वो तो औरतें थी। अरे क्या नहीं हुआ उनके साथ? दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। लगभग 80,000 औरतों को किडनैप कर लिया गया, उन्हें बाजारों में बेच दिया गया, उनके साथ रेप किया गया, उन्हें नंगे सड़कों पे झुंड बनाकर परेड करवाया गया, कईयों को जला दिया गया, कईयों को खुद की इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदना पड़ा। और ऐसी कई सोर्सेस है जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, फिर चाहे वो पुलिस हो या आर्मी हो, इस मौके का और अपने अपने पोस्ट का खूब फायदा उठाया। न जाने कितने औरतों का रेप तो खुद आर्मी एंड पुलिस ने किया। पर एक चीज जो मेरे दिल को अंदर से झंझोड़ देता है वो ये है कि ये सब कुछ रिलीजन के नाम पर हो रहा था। जिस रिलीजन को तुम बचाने की बात कर रहे थे, काश तुमने उस रिलीजन को कभी पढ़ा भी होता। शायद आप भी यही जानने के लिए बेताब होगे कि इन लोगों में, इन वुमेन्स में, कितनी वुमेन्स हिंदू थी, कितनी वुमेन्स मुस्लिम थी, किस हद तक हम नीचे गिर चुके हैं। कि इतना कुछ होने के बाद भी हमें ये जानना है कि किस धर्म से ज्यादा लोग मरे थे। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। 13 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी अपनी जिंदगी की आखिरी आमरण अनशन पे बैठते हैं। वो अकेला बंदा इतना कुछ होने के बावजूद भी सबको नॉन वायलेंस सिखाता रहा। 78 साल की उम्र में उन्होंने 123 घंटे का फास्ट रखा और उनका फास्ट तब खत्म हुआ जब इंडिया के अलग अलग कम्युनिटी के लगभग 100 लीडर्स ने उनके पीस डिमांड को एक्सेप्ट किया और कम्युनल पीस का वादा किया। 18 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ा और पानी पिया। पर कुछ लोग थे जिन्हें गांधी जी का ये एक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनमें से ही एक था नथुराम गॉडसे, जिसने 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी के सीने में 3-3 गोलियां उतार दी। 11 सितंबर 1948 यानी पार्टीशन के लगभग 1 साल बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना का डेथ हो जाता है। वहीं वो इंसान जिसने पाकिस्तान वर्ड पहली बार प्रपोज किया था, चौधरी रहमत अली, उसे अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान से खाली हाथ भगा दिया जाता है। पाकिस्तान में उनका एंट्री बैन कर दिया जाता है। लगभग 2.5 साल वो कैम्ब्रिज के सड़कों पे अकेला इधर उधर भटकता रहा और 3 फरवरी 1951 के दिन उनका डेथ हो जाता है। वो इस कदर अकेला और गरीब थे कि वहाँ उसे फ्यूनरल देने वाला कोई नहीं था। आखिरकार 17 दिन बाद 20 फरवरी 1948 के दिन इमैनुअल कॉलेज अपने खर्चे से उनका फ्यूनरल करवाती है। हिस्ट्री में हमें ऐसे अनगिनत एविडेंस मिलते हैं जो ये बात प्रूव करती है कि पार्टीशन का डिसीजन वाज अ कंप्लीट फेलियर। पाकिस्तान का इस्लाम के नाम पर बनना एक कंप्लीट फेलियर साबित हुआ और ये चीज 1971 में खुद ईस्ट पाकिस्तान के अलग होकर बांग्लादेश बनना एक जीता जागता प्रूफ है। मुस्लिम कम्युनिटी को अंदर से डेवलप करने को छोड़कर, उसे एजुकेशन में आगे बढ़ाने को छोड़कर मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया कि खुद को डेवलप करने से बढ़िया है कि गेम को ही आसान कर दिया जाए, तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। और उसने पार्टीशन को अपना फाइनल डिसीजन बनाया। जिस डर से आपने पाकिस्तान बनाया था कि लोग सेफ नहीं है और पीस एस्टेब्लिश करने के लिए एक ही ऑप्शन है पार्टीशन, वही पार्टीशन सबसे बड़े वायलेंस का कारण बना। वही पार्टीशन लाखों लोगों की जिंदगी लेने का कारण बना। पाकिस्तान का इस बात पे बनना कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, मुसलमान एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में खुद को डेवलप नहीं कर पाएगा, ये बात भी कंप्लीट फेलियर साबित हुई। आज इंडिया ही है जिसने द मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम दिया। आज इंडिया के हर पोस्ट पे मुस्लिम्स को अपॉर्चुनिटी मिला है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से लेकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री तक। एक्चुअल पॉइंट है कैपेबिलिटी होना और पूरी शिद्दत के साथ हर एक इंडिविजुअल को मेहनत करना। 1870 से लेकर 1947 तक सारे लोगों का बस एक ही चीज पे फोकस था कि हिंदू हिंदू को वोट करेंगे, मुस्लिम्स मुस्लिम्स को वोट करेंगे। पर किसी का भी फोकस इस बात पे नहीं था कि वोट उसे मिलेगा जो लीडर लोगों की जिंदगी को इंप्रूव करेगा, क्योंकि हम अपना रिलीजियस गुरु नहीं पॉलिटिकल लीडर चुन रहे हैं। बहुत से लोगों की ये भी शिकायत है कि 1956 में तो पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, तो हिंदुस्तान क्यों सेक्युलरिज्म के गाने गा रहा है। एक बात आप लिख लो, जिस देश में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बढ़ावा मिल जाता है वो देश खुद में ही बर्बाद हो जाता है। फिर वर्ल्ड लीडर और ग्लोबल पावर बनने के बारे में तो भूल ही जाओ। और इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। झगड़े सब जगह होते हैं और खासकर ऐसी जगह जहां 100-150 करोड़ लोग रह रहे हो, वो भी डाइवर्स कल्चर के। पर एक लीडर का काम होता है इस बात को प्रमोट करना कि कैसे ये झगड़े ना हो, ना कि उनके इस झगड़े को अपने फायदे के लिए यूज करना। जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग 15 अगस्त के दिन बैठे होंगे और डिसाइड किए होंगे कि पार्टीशन कर देना चाहिए। पर ये पार्टीशन पिछले 100 साल से हो रहे इवेंट्स का नतीजा था। ये पार्टीशन नतीजा था देश में प्रो हिंदू और प्रो मुस्लिम लीडर्स का रिलीजन को यूज करके पॉलिटिक्स करना। ये पार्टीशन नतीजा था अंग्रेजों का हड़बड़ी में देश को छोड़कर भाग जाना। ये पार्टीशन नतीजा था इस बात को कंप्लीटली इग्नोर करना कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा जमीन का हिस्सा नहीं था जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के लोग रह रहे हैं।
अगर आप किसी इंसान से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाना चाहते हो तो आपको बस उसके अंदर 2-3 ऐसी इमोशंस है जिसको ट्रिगर करनी होगी। वो इमोशन या तो डर हो सकता है, या तो सेंस ऑफ कम्युनिटी हो सकता है, या फिर सेंस ऑफ प्राइड हो सकता है। और एक सीक्रेट बताऊं आपको जिससे ये तीनों इमोशंस एक साथ ट्रिगर किया जा सकता है, रिलीजन। आप किसी भी इंसान के रिलीजन को जाकर हिट करो और उसे एहसास दिलाओ कि उसका रिलीजन खतरे में है और आप ही हो जो उसे बचा सकते हो। उसके बाद देखो आप जो उसको बोलोगे वो करता चला जाएगा। और इस पूरे डॉक्यूमेंट्री के दौरान आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लीडर्स ने इस रिलीजन के टूल को काफी बढ़िया से इस्तेमाल किया और ये परंपरा देश आजाद होने के बाद भी चलता रहा। आजादी के बाद से सदियों तक ये बात चलता रहा कि मुस्लिम्स खतरे में हैं और आज अचानक ये बात चल रहा है कि हिंदू खतरे में हैं। आप एक पैटर्न नोट कर पा रहे हो? टूल वही है लेकिन बस अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिलीजन के साथ यूज किया जा रहा है। आप अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाए, आप यूथ्स को जॉब नहीं दे पाए, आप अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं प्रोवाइड कर पाए, आप वुमेन सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाए। लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ओह कम ऑन, आप उस पावरफुल टूल को कैसे भूल सकते हो? यूज करो उसे, सब शांत हो जाएंगे। जाओ भाई किसी मजार पे चादर चढ़ा दो, एक फोटो खींच लो, या फिर किसी मंदिर पे जाकर हाथ जोड़कर एक फोटो खींच लो और उसके बाद देखो हम बेवकूफ लोग किस तरह सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि सदियों से ये चला आ रहा है और हमेशा काम करता है। आज इस देश में हर एक मुस्लिम और हिंदू बच्चों को एक नया ड्यूटी मिल गया है, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी। आप उनसे जाकर एक बार पूछो, कभी आपने वेदा पढ़ा है, कभी आपने कुरान पढ़ा है? अरे नहीं पढ़ा है। तो भाई किस चीज को बचाने के लिए निकले हो आप? आपको क्या लगता है एक कॉमन इंसान के लाइफ में और कोई काम नहीं है? अरे भाई वो अपने वाइफ को शॉपिंग पे ले जाने का वक्त तो निकाल ही नहीं पा रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं। बच्चों को वेकेशन पे ले जाने का वो टाइम नहीं निकाल पा रहा है, वो अलग साइड में मुंह फुलाकर बैठे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो इस मिशन पे निकलेगा कि एक दूसरे के रिलीजन को बर्बाद किया जाए? अरे भाई उससे खुद अपना रिलीजन फॉलो नहीं हो पा रहा है। एक आखिरी मैसेज इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, पॉलिटिकल लीडर का काम होना चाहिए अच्छे एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वुमेन्स की सेफ्टी को इंश्योर करना, यूथ्स जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जहां तहां मारे फिर रहे हैं उनके लिए जॉब्स प्रोवाइड करना। तो हम यूथ्स को ध्यान देना है कि हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज से इन्हीं के बारे में बात करें, इन्हीं के बारे में सवाल करें और जहां वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करें वहीं हमें उन्हें रोक देना है। उन्हें बताना है कि वी आर इंटेलेक्चुअल पीपल्स। आपने हमारे माँ बाप को बेवकूफ बना दिया क्योंकि उन्हें उतनी समझ नहीं थी, पर आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो क्योंकि हमें इस पावरफुल टूल के बारे में समझ आ गया है और अब हम बेवकूफ नहीं है। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय निकालकर, इतना कीमती टाइम निकालकर इस डॉक्यूमेंट्री को यहां तक पूरे एंड तक देखा है। उम्मीद करता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने में आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया था उसका प्रॉपर आपको रिटर्न मिला होगा। आपका इतना सपोर्ट करना और इतने पेशेंस के साथ इतने दिनों तक इस नए डॉक्यूमेंट्री के लिए वेट करना, ये मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो अगेन थैंक यू सो मच। और अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप एडिटिंग सीख पाओ, फिर भी आप वीडियोस बनाना चाहते हो, देन आप मेरा जो 3D इमेज एनिमेशन टेम्पलेट मैंने लॉन्च किया है आज के इस डॉक्यूमेंट्री में, आप उसे जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगेन अगले 48 आवर्स के लिए 200 रुपीज उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इंडिया कूपन आपको यूज करना है, INDIA। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। बाय बाय।